ठीक है। सो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये तो बहुत डिटेल्ड है चैप्टर, इसमें बहुत सारे डिडक्शंस है, केसेस वेयर डिडक्शन इज नॉट अलाउड है, काफ़ी सारी चीज़ें, बट देन वी कैन डेफिनेटली डू इट इन अ समराइज्ड वे, जैसे हम लोग ने क्लास में भी किया था बट अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस किया था। अभी समराइज्ड वे में हम लोग आने वाले 40 मिनट्स में इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें मेनली हमको ये ध्यान रखना है, जो रेगुलर तरीका रहता है कि कितना आपका नेट प्रॉफिट है, बट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स एडजस्टमेंट्स। इनकम टैक्स एडजस्टमेंट्स में क्या क्या आता है, कौन से एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है और किस किस का डिडक्शन नहीं मिलता है। अगर डिडक्शन नहीं मिल रहा है लेकिन हमने P&L में डेबिट करके रखा है तो उसको नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे, एड बैक, बराबर है। और कोई ऐसा आइटम है जिसका डिडक्शन मिलना चाहिए लेकिन डेबिट नहीं किया तो उसको नेट प्रॉफिट में करेंगे माइनस। कोई ऐसी इनकम है जो कि P&L में क्रेडिटेड है बट इस हेड में टैक्सेबल नहीं है तो P&L में उसको नेट प्रॉफिट से करेंगे माइनस, बराबर है। और कोई ऐसी इनकम है जो इस हेड में टैक्सेबल है, डीम्ड इनकम है, तो उसको करेंगे ऐड, ऑलरेडी क्रेडिटेड नहीं है तो। ये इसका बेसिक जो कंप्यूटेशन का तरीका रहता है। अपने को इस हेड में अगर नेट पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आए तो नेट प्रॉफिट से कंप्यूट करना पड़ता है, और जनरली जो आपका फर्स्ट फुल फ्लेजेड क्वेश्चन रहता है उसमें कई बार P&L बेस्ड रहता है क्वेश्चन, हमेशा नहीं लेकिन कई बार, तो उसमें आपको इसके पूरे फंडे काम में आते हैं। अब कुछ सेक्शन मैं पहले बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन है डिसअलाउंस का 40A3, बताइए क्या है ये 40A3? किसी को सेक्शन नंबर से याद नहीं आ रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो? हाँ, कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000, अभी कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, मेड ऑन अ सिंगल डे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। सो बेसिकली पेमेंट मेड बाय अदर देन अप्रूव मोड्स। अप्रूव मोड्स क्या क्या चलते हैं? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एंड अदर अप्रूव मोड्स, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, RTGS, NEFT, है ना। उसके अलावा UPI, भीम, आधार पे, ऐसे बहुत सारे मोड्स अलाउड है, NEFT। तो उसके अलावा कोई मोड से अगर एक दिन में, सिंगल डे में कोई एक्सपेंडिचर के लिए आपने पेमेंट किया है इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 तो उतना पोर्शन डिसअलाउ हो जाता है। याद है कि नहीं सेक्शन? बस सेक्शन नंबर याद नहीं होगा लेकिन उसका कंटेंट याद है आपको, है ना। अब अगर हमने इसका और एक छोटा भाई था 40A3A, कोई साल एक्सपेंडिचर किया लेकिन पेमेंट बचा है तो अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन तो मिल गया, बट अगले साल उसका हमने पेमेंट इन वायलेशन कर दिया, 10,000 से ऊपर अनअप्रूव मोड से कर दिया, तो फिर क्या होगा, अगले साल इट विल बी डीम्ड टू बी द इनकम दैट मच पोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है रूल नंबर 6 DD में, जैसे कि अगर आप कोई विलेजर को पे कर रहे हो, मतलब कि जिसके बैंक में, जिसके विलेज में कोई बैंक नहीं है ना, या तो फिर आप फार्मर को, या तो फिर कोई कल्टीवेटर को पेमेंट कर रहे हो, डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हो उसको पेमेंट कर रहे हो तो कैश में चलता है। ऐसे कुछ एक्सेप्शन से बैंक को पेमेंट कर रहे हो तो चलता है। रूल नंबर 6 DD, गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह का पेमेंट कर रहे हो तो कैश में चलता है, उसका डिडक्शन मिल जाता है। याद है क्या ऐसा कुछ? देन एक ये इंपॉर्टेंट, दूसरा था एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 40A1A, सेक्शन नंबर से याद आ रहा है क्या कुछ? 40A1A, TDS डिफॉल्ट। देखो कहीं ना कहीं पढ़ा एकदम रिकॉल होता है। अब ये दो तो मत भूलना भाई, ये दो याद रखना, 40A3 कैश वाला बताया और 40A1A TDS डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टू रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं और उसमें TDS डिफॉल्ट किया, TDS डिफॉल्ट दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के? एक तो टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया, दूसरा डिडक्ट किया बट कब तक पे नहीं किया, ड्यू डेट ऑफ ROI तक पे नहीं किया, तो TDS डिफॉल्ट होता है। उस केस में कितना एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होता है? 30%, 40A1A रेसिडेंट वाले केस में। नॉन रेसिडेंट वाले केसेस अलग थे, उसमें 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होता है, दैट वी विल डिस्कस, बट पहले जस्ट मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है। फिर ऑब्वियसली जो एक्सपेंडिचर अलाउड है उसमें सबसे बड़ा सेक्शन तो डेप्रिसिएशन का है, सेक्शन 32, और फिर बाकी के और भी हैं वो तो हम देखते हैं। और फिर देन इस चैप्टर में और भी कुछ प्रोविजंस हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में, ऑडिट, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, तो वो भी हम लोग रिवाइज करेंगे। तो पहली बात तो एक चैप्टर की साइज देख करके अपने को एकदम से वो इमरान खान बोलते हैं ना, घबराना नहीं है। पहली बात तो आपने घबराना नहीं है ना, तो मतलब इतना टेंशन नहीं लेना है। कोई भी बड़ी चीज़ को आप समराइज कर सकते हो, ये एक पावर आ जाता है
स्पेशली जब आप सीए फाइनल तक आगे बढ़ते हो, तो वो अपने को बस माइंड में रखना है। सेक्शन 30 के एक्सपेंसेस, बिजनेस प्रेमाइसेस का रेंट, रेवेन्यू नेचर का रिपेयर्स, लोकल टैक्सेस इफ पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, क्योंकि सेक्शन 43 भी अप्लाई हो जाता है, एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। 43 बी क्या बोलता है, इसमें 6 टाइप के एक्सपेंसेस दिए हैं कि अगर इसको ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक पे किया तो ही डिडक्शन मिलेगा, वरना जिस साल आगे पे करोगे तब मिलेगा। 43 बी याद है क्या? कुछ बताओ, 2-4 आइटम उसके अंदर क्या क्या आते हैं। हाँ 43 बी में एक एक तो बताओ, चलो 2-4 एक बताओ। रेंट नहीं आता है, अरे टैक्स आता है, यहाँ लिखा है टैक्स, ड्यूटी, सेसेस और बोनस और कमीशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ और इंटरेस्ट पेबल टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो कवर होता है। ऐसे ब्रॉडली 3-4। लीव एनकैशमेंट तो विच हैव टू बी पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। तो अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 है तो हमने कब तक पे कर देना चाहिए? 31 अक्टूबर 23 या 31 जुलाई 23, जो भी हमारा ड्यू डेट रहेगा, तो तभी उसका डिडक्शन मिलेगा, वरना उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ रहे क्या? देन सेक्शन 31 में प्लांट मशीनरी फर्नीचर के रिपेयर्स का मिलता है, कैपिटल नेचर के रिपेयर्स का नहीं मिलता है, क्योंकि वो कैपिटलाइज होता है, उस पर डिप्रिसिएशन मिलता है, और इंश्योरेंस प्रीमियम का भी डिडक्शन मिलता है। ये तो स्पेसिफिक एक डिडक्शंस हो गए, इसके अलावा और भी मिलते हैं, एक बाकी स्पेसिफिक छोड़ दिए तो जनरल डिडक्शन एक मिलता है सेक्शन 37 में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ओके, विच इज इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। उसके एक्सेप्शंस क्या है जो स्पेसिफिकली कवर्ड है? देन पर्सनल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अ पर्पस विच इज एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इसका डिडक्शन नहीं मिलता है, ये सब आइटम का बराबर यहाँ पे। अब इसमें क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में कि दैट लॉ कैन बी ऑफ इंडिया और आउटसाइड इंडिया। देन परक्विजिट और बेनिफिट आपने किसी पब्लिक सर्वेंट वगैरह को प्रोवाइड किया हु इज नॉट ऑथराइज टू रिसीव दैट एज पर सर्टेन लॉ, एज पर हिज कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस, और आपने कोई पेमेंट कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस के लिए किया, तो ये तीनों केसेस में आपने ऑफेंस या प्रोहिबिटेड बाय लॉ वाला पेमेंट किया है, जिसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस मतलब कि आपने पेनल्टी दे करके आपने उसको कवर कर लिया। Now this is an amendment, ये जो है, and this I have covered in the class also in the latest batch and also in the amendment lecture, ठीक है सर। अगर आरओआर की जो फॉरेन इनकम है उस पर टीडीएस कटा होगा दूसरे कंट्री में, तो कैसे ट्रीट करेंगे? तो दूसरे कंट्री के विथहोल्डिंग टैक्सेस के लॉ के हिसाब से कटा है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्री। तो उस केस में ये आपने कब पूछा था? अच्छा अभी पूछा है, अभी कहाँ से आ गया लेकिन। तो वो जो रहता है टीडीएस, तो उसका वो क्रेडिट मिल जाएगा उसको, तो उसको टैक्स एक ही जगह पे करना है अल्टीमेटली, तो एक जगह जो पे किया उसका बेनिफिट उसको दूसरी जगह मिल जाएगा। मोस्टली बायलैटरल अग्रीमेंट इंडिया का बाकी कंट्रीज के साथ में रहता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट ट्रीटी रहता है, ठीक है। देन सीएसआर एक्सपेंडिचर, इसका भी डिडक्शन सेक्शन 37 में नहीं मिलता है, क्योंकि बाय इट्स नेचर इटसेल्फ इट इज इनकर्ड फॉर अ नॉन बिजनेस पर्पस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किया है ना, जो कंपनी लॉ में मैंडेटरी इसलिए किया है। तो ये सेक्शन 37 है। फिर इसके नीचे में लिखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलता है अगर पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर या ब्राउचर में करते हैं, लेकिन नॉर्मली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाता है, बराबर है, सेक्शन 37। नाउ वी टॉक अबाउट द मेन डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या रहता है? एक तो फिक्स्ड एसेट्स पे मिलता है जो कि टेंजिबल या इंटेंजिबल रहेंगे, उसमें भी अलग अलग क्लासेस रहते हैं एसेट्स के। नॉन कैश एक्सपेंडिचर रहता है, एक तरफ एसेट्स की ब्लॉक वैल्यू कम होती है, दूसरी तरफ अपना प्रॉफिट कम होता है, बराबर है। एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय द असेसी एंड इट शुड हैव बीन पुट टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये डेप्रिसिएशन का अपने को बेनिफिट मिलता है। अब इसमें अपन ने देखा है इफ इट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर फॉर लेस देन 180 डेज, तो उसमें डेप्रिसिएशन उस साल हाफ रेट के हिसाब से मिलता है। लेकिन अगर पहले के कोई साल में खरीदा था एंड भले इस साल लेस देन 180 डेज पुट टू यूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर फुल मिल जाता है, बराबर है। तो या इस साल खरीद के मोर देन 180 डेज पुट टू यूज किया तो मिल जाता है। उसके लिए अपन कट ऑफ देखते हैं 4 अक्टूबर का। 4 अक्टूबर 2022 के पहले पुट टू यूज कर दिया तो फुल रेट लगेगा, इस दिन इसके बाद पुट टू यूज किया इस साल खरीद के तो हाफ रेट लगेगा।
क्योंकि 180 डेज कंप्लीट होने के रहते हैं 31 मार्च तक। फिर इसमें तरीका बहुत अलग रहता है। क्या करते हैं अपन, ओपनिंग WDV, देखिए नॉर्मली WDV मेथड ही रहता है, सिर्फ पावर जनरेशन असेसीज कैन ऑप्ट फॉर SLM मेथड। इसमें हम लोग एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स ऐड कर देते हैं और सेल वैल्यू ऑफ एसेट्स जो ट्रांसफर किए सेल किए उसको माइनस करते हैं, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन वगैरह। तो ये यहाँ पर वैल्यू माइनस करते हैं, कॉस्ट माइनस नहीं करते हैं जैसा अकाउंट्स में करते हैं। यहाँ इंडिविजुअल एसेट के सेल परचेस पर हम लोग कैपिटल गेन नहीं निकालते हैं, है ना, जैसे अकाउंट्स में निकालते हैं। यहाँ जितने डेज पुट टू यूज किया एग्जैक्ट उतने डेज का डिप्रिसिएशन नहीं निकालते जैसा अकाउंट्स में निकालते हैं, बराबर है। यहाँ ब्लॉक के हिसाब से थोड़ा कन्वीनियंट मेथड से काम होता है। फिर अपने को मिलता है ये प्लस माइनस करके क्लोजिंग WDV, उस पर अपन सीधा सीधा डिप्रिसिएशन लगाते हैं। अब उसमें डिप्रिसिएशन हम लोग क्या मानते हैं, जो सेल किया भले ही एक्चुअल इंफॉर्मेशन कुछ भी दी रहेगी, लेकिन क्या मानते हैं कौन सा पहले सेल किया, जो पहले खरीदा था उसको पहले सेल किया, तो सेल वैल्यू उसमें से पहले कम करते हैं। तो जो पहले का पोर्शन बचा, समझ रहे हो क्या बेटा, उस पर फुल रेट लगेगा, या जो मोर देन 180 डेज वाला है और जो लेस देन 180 डेज वाला है, जो बचा फाइनल वैल्यू में उस पर हाफ रेट लगेगा। ऐसा हम लोग ने इसके 23 केसेस किए थे आपके बुक में जो केसेस छपे हुए थे उसमें, तो क्लोजिंग WDV मिलता है। फिर ये भी डिस्कस किया था, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर फॉर लेस देन 180 डेज, तो उसमें डिप्रिसिएशन मिल जाता है ओनली फॉर हाफ ईयर। ये समझा क्या आपको? यस बोलिए। फिफ्थ वाला केस, इसमें क्या होता है, आपने पिछले साल खरीदा एंड इस साल आपने लेस देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज किया, तो फिर भी आपको फुल मिल जाएगा, क्योंकि आपने इस साल नहीं खरीदा, है ना। कब होता है, जब इस साल खरीद के इस साल लेस देन 180 डेज पुट टू यूज किया तो हाफ रेट लगता है। थोड़ा सा इलॉजिकल लगता होगा आपको, किसी 5 महीने यूज किया तो भी फुल रेट, लेकिन लॉ ऐसा ही चलता है उसमें, जब तक अमेंडमेंट नहीं आएगा तब तक ऐसा ही है। इट हैज टू बी परचेस्ड इन दिस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, तो ही इसमें हाफ रेट लगता है। इज दैट क्लियर? ऐसा है। तो अब इसके 23 केसेस अपन ने वहां पर किए थे, तो आई होप उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। आपको भी आने वाले भी जितना समय है, कभी भी कुछ आता है कंफ्यूजन आप पूछ सकते हो, है ना। पुराने लेक्चर्स भी आप में से मैक्सिमम लोगों के पास अवेलेबल है, आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए पूछ सकते हो। एंड कोई चीज़ में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही अपन डेप्थ में रिसर्च एनालिसिस करने चले गए, तो अभी वो मत करो, मेरी एडवाइस है, कंसल्टेंसी नहीं एडवाइस है, फ्री वाली, क्योंकि अभी क्या है, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है एंड सिलेबस बहुत वास्ट है। आपको कोई चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है तो एग्जाम के अगले दिन, एग्जाम खत्म होने के बाद अपन उस पर रिसर्च कर सकते हैं, है ना। आपको लगता है कि एग्जाम में फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ का एकदम रूट कॉज नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी ठीक है ना। जब अपने पास टाइम रहेगा तब अपन उसमें घुसेंगे डिटेल में। इसलिए आज के रिवीजन में मैं आपको बाकी की कहानियां नहीं बता रहा हूँ, बैकग्राउंड नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम अनुसार क्लासेस के दौरान बहुत आराम से आपको पूरा समझा के बताया, एक एक केस डिस्कस किया था। अभी तो आपने ही पूछ लिया कि सर ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है ये बता दो, है ना, वैसे ही अप्रोच करना पड़ता है। एंड माई रिविजन यूज टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव जब मैं स्टूडेंट था, एंड दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द वेरी गुड मार्क्स जो आगे मिलते थे। देन नेक्स्ट, देन ये हम लोग ने देखा है कि अगर ब्लॉक ऑफ एसेट्स वाला केस है, अगर आपने पूरे एसेट बेच डाला और आपकी सेल वैल्यू ब्लॉक वैल्यू प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट से ज्यादा है, तो देयर विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर सेल वैल्यू कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इट ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस, बराबर। लेकिन अगर आपने पार्ट ऑफ द एसेट्स बेचा लेकिन फिर भी वैल्यू ज्यादा रिकवर हो गई ब्लॉक वैल्यू से, तो फिर इट रिजल्ट्स इनटू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और पार्ट ऑफ द एसेट्स कम में ही बेचा तो नॉर्मल केस हो गया, रिमेनिंग वैल्यू पे डिप्रिसिएशन आगे मिलते रहेगा। फिर हमने और क्या देखा है, एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है। एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है किसको? ओनली असेसीज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सिर्फ कंपनी नहीं, इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, कोई भी असेसी। एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी खरीद के पुट टू यूज करने पर, जिस साल पुट टू यूज किए उस साल मिलेगा, ठीक है, उस साल, एक्सेप्ट ऑन सौरभ, ये भी अपन ने देखा था। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, ऑफिस इक्विपमेंट, यूज्ड और सेकेंड हैंड, इवन इफ इट इज यूज्ड आउटसाइड इंडिया नहीं चलता है ना। रेसिडेंशियल एसेट्स, देन ऑलरेडी जिस पे 100% डिडक्शन कोई और सेक्शन में मिल चुका है, या व्हीकल्स, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आने वाली व्हीकल है उस पे एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। समझ रहे क्या? बाकी के ये एसेट्स पे नॉर्मल डिप्रिसिएशन तो मिलेगा लेकिन एडिशनल नहीं मिलेगा,
कंप्यूटर पे नॉर्मल डिप्रिसिएशन का रेट कितना है? 40% है। एडिशनल का कितना है? सभी पे 20% है, बराबर है। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कंप्यूटर आता है क्या? आता है। कंप्यूटर अगर ऑफिस में यूज कर रहे हैं तो एडिशनल नहीं मिलेगा, फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं तो एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। समझ रहे क्या? बाकी प्लांट एंड मशीनरी पे नॉर्मली डिप्रिसिएशन रेट क्या रहता है? 15%। एडिशनल कितना रहेगा? 20%। बट अगेन इफ इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द ईयर देन हाफ रेट लगेगा, है ना। रिमेनिंग मतलब अभी 10% मिलेगा, रिमेनिंग 10% नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। भले नेक्स्ट ईयर में और नहीं खरीदा, समझ रहे कि नहीं? तो ये अब ये एसेट को आपने बेच डाला अगर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एडिशनल डिप्रिसिएशन तो ब्लॉक में ऐड करते वक्त पुट टू यूज किया था तभी मिल रहा है, उस हिसाब से मिल रहा है। बस इतना ध्यान रखना है कि अपना जो टोटल डिप्रिसिएशन है नॉर्मल प्लस एडिशनल, इट कैन नॉट एक्सीड द क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बिफोर डिप्रिसिएशन। उससे ज्यादा नहीं जा सकता है ना, उतना ध्यान रखना है। सो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं, इस एसेट को आपको बेचना है तो बेच भी सकते हैं बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग असेसी को न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है। अब रेट्स की बात चली रही थी तो मुझे बताइए पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे क्या रेट है? 40% है, ठीक है। देन नॉर्मली मोटर कार्स पे क्या रेट है? 15% है। बट हायरिंग बिजनेस के लिए खरीदा तो 30% है, बराबर है। और वो एक टाइम पीरियड था, आई होप आपको नहीं पूछेंगे, 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में खरीद के पुट टू यूज किया तो नॉर्मल रेट 30%, हायरिंग वाले का 45%। अच्छा, कंप्यूटर्स का 40%, बुक्स वगैरह का 40%, है ना, बुक्स जो कि लाइब्रेरी बिजनेस वगैरह में यूज करते हैं। देन इंटेंजिबल एसेट्स का 25%, बिल्डिंग का 10%, ठीक है। और उसके अलावा फर्नीचर वगैरह का 10%। बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल पर्पस के यूज कर रहे हैं तो 5%, है ना, है बिजनेस के लिए लेकिन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें कितना लगता है? 5%। तो ये तो रेट्स वगैरह थे। देन डेप्रिसिएशन के बेनिफिट के लिए अगेन द असेसी शुड बी द ओनर। इसमें हायर परचेस में भी उसने खरीदा तो भी उसको मिल जाता है बेनिफिट, एक एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली लेसी को नहीं मिलता है, नॉर्मली जो एक्चुअल ओनर है उसी को डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, बराबर है। पुट टू यूज होना चाहिए। समटाइम्स पैसिव यूज भी यूज माना जाता है, ये भी हमने पढ़ा था, मतलब एसेट इज रेडी फॉर यूज, वो भी उसका यूज माना जाता है। सो जैसे कि अपने जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं मशीनरी के, वो अगर रेडी है तो भी उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होते रहता है इफ्लक्स ऑफ टाइम के कारण। देन हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का। अगर डिप्रिसिएशन पूरी तरह हमारे प्रॉफिट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, जैसे कि ये वाले केस में देखिए प्रॉफिट्स कितने थे बिफोर डिप्रिसिएशन? 300 और डिप्रिसिएशन कितना था? 400। तो सिर्फ 300 रुपये का एब्जॉर्ब हुआ, बाकी 100 रुपये का अनएब्जॉर्ब्ड है। तो वो जाकर के दूसरे बिजनेसेस से या दूसरे हेड की इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है अदर देन सैलरी। इसको नॉर्मल बिजनेस लॉस से थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है, इसको अलग रखा जाता है। क्या अलग रहता है? इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इनफाइनाइटली एंड इवन आफ्टर कैरिड फॉरवर्ड इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड अदर देन सैलरीज, अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। और इसके साथ साथ और दो आइटम है जो चलते हैं, कौन से? नहीं, अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन के जैसे इनफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड वाले और दो आइटम है, कौन से? नहीं, हाँ, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस चलता है, वो एक अलग है इनफाइनाइट पीरियड, लेकिन अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन के जैसे और दो थे, हाँ, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ये जो दो आइटम है ये भी अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन की तरह कोई भी हेड से एडजस्ट हो सकते हैं अदर देन सैलरी, और इनफाइनाइट कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो ये हम लोग ने देखा है। नॉर्मल बिजनेस लॉस का एक लिमिटेड पीरियड रहता है 8 इयर्स का कैरी फॉरवर्ड का। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद ऐसे बिजनेस हेड में एडजस्ट होते हैं, लेकिन अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इनफाइनाइटली। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये भी हम लोग ने देखा है। और ये तो कॉमन बात है ना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ में पहले आप अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन को नहीं सेट ऑफ करोगे, पहले आप करंट ईयर डिप्रिसिएशन, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, है ना, ऑफ द अर्लियर ईयर, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ द लेटर ईयर, बराबर है। जो पहले एक्सपायर होने वाला है उसको पहले एडजस्ट करेंगे, फिर भी प्रॉफिट बचा तो अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, ऐसा प्रायोरिटी था। देन
एक प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट वी डोंट नो क्वेश्चन अगर आ गया तो। अमलगमेशन, डीमर्जर या कन्वर्जन इनटू प्रोप्राइटरी फर्म इनटू कंपनी, पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, कंपनी इनटू एलएलपी, इसमें क्या होता है, नॉर्मली डेप्रिसिएशन निकालो एज इफ देयर इज नो सच कन्वर्जन, और फिर नंबर ऑफ डेज ऑफ पुट टू यूज के हिसाब से इसको प्रोराटा अलोकेट कर दो, प्रोपोर्शनेटली अलोकेट कर दो, तो उतना डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पर डिडक्ट हो जाता है, दोनों को मिलता है, दोनों एंटिटी को अपना अपना प्रोपोर्शनेट एज पर नंबर ऑफ डेज ऑफ पुट टू यूज। तो अगर ये एंटिटी ने बाद में पुट टू यूज किया कन्वर्जन के बाद, तो इसका इतना ही डेज काउंट होगा और इसका इतना डेज काउंट होगा, लेकिन पूरे साल के डेप्रिसिएशन का इस रेशियो में हम लोग अलोकेशन कर देंगे प्रोपोर्शनेट। देन देयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, पावर जनरेशन एनालिसिस में, ये बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डिप्रिसिएशन लेते हैं, इसमें भी वो हाफ रेट लगता है अगर लेस देन 180 डेज रहा तो। इसमें अगर आखिरी में कम में बिका एसेट तो टर्मिनल डिप्रिसिएशन बोल देते हैं, बिजनेस हेड में डिडक्शन, ज़्यादा में बिका तो बैलेंसिंग चार्ज, डीम्ड इनकम बिजनेस हेड में, और अगर कॉस्ट से भी ज़्यादा में बिका तो एक्स्ट्रा पोर्शन कैपिटल गेन, कॉस्ट के भी ऊपर वाला, और कॉस्ट तक के जो रिकवरी हुई वो बैलेंसिंग चार्ज, बिजनेस हेड का इनकम हो जाता है। ये एक स्पेशल बात थी। देन हाँ, डेप्रिसिएशन में आपको एक क्वेश्चन में आ सकता है अबाउट दिस, अगर हमने कोई नया एसेट खरीदा इस साल और उसको पुट्टी यूज किया, बट उसका पेमेंट हमने बाय अनअप्रूव मोड किया था इन एक्सेस ऑफ 10,000 ऑन अ सिंगल डे, तो फिर उतने पोर्शन को एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। टू दैट एक्सटेंट द एक्चुअल कॉस्ट इज इग्नोर्ड और इट इज टेकन एज नील टू दैट एक्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमने 50,000 का लैपटॉप खरीदा, उसमें से हमने 35,000 कैश में दिया, 15,000 अकाउंट पे ही चेक से दिया, तो लैपटॉप की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, 15,000। 35,000 जो एक साथ कैश में दिया था वो चलेगा नहीं, समझ रहे क्या, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर यस, एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या हटाते हैं हम लोग, कॉस्ट इनकर्ड बाय समबडी एल्स, स्पेशली गवर्नमेंट जो सब्सिडी वगैरह देती है। एक्चुअल कॉस्ट में और एक आइटम नहीं लेते, जीएसटी, जिसका हमको आईटीसी मिल सकता है, तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। बट कार पे आईटीसी नहीं मिलता है नॉर्मली, जीएसटी में पढ़े अपन ने सेक्शन 17(5), मोटर कार पे 13 सीटर से कम रही तो क्या होता है, उसको एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। देन इंटरेस्ट का क्या होता है एक्चुअल कॉस्ट में, टिल द डेट द एसेट इज पुट टू यूज, तब तक के जो इंटरेस्ट लगा वो कैपिटलाइज करते हैं, उसके बाद जो इंटरेस्ट लगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्वायरिंग और कंस्ट्रक्टिंग द एसेट, बराबर है। और फिर फ्रेट, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन, ट्रायल रन एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर incurred till the date the asset is ready to use is all capitalized just like our concept in accounts, बराबर ये। then एक्चुअल कॉस्ट में और भी कुछ डिमिफिकेशंस है ना, तो अब वो उसमें ये दो केसेस में नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जितने साल भले ही बिजनेस में यूज नहीं किया था, लेकिन बाकी केसेस में नहीं करते, बिल्डिंग या फॉरेन एसेट जो इंडिया में लाए हैं। देन इन्वेंट्री वे गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू को अपन बिजनेस इनकम मानते, और क्योंकि बिजनेस से उसका स्टॉक इन ट्रेड से ट्रीटमेंट चेंज हो गया, तो वहां तक के बिजनेस इनकम और आगे के लिए वो कैपिटल एसेट बन जाता है। देन सेक्शन 35 या 35(AD) में जिस एसेट का डिडक्शन मिल चुका है उसको बिजनेस में लाते हैं अगर, तो उसको हम लोग उसका एक्चुअल कॉस्ट नील ले लेते हैं, ये भी देखा है हमने। देन इंटरेस्ट के बाद बताया आपको, जब तक पुट टू यूज किया तब तक कैपिटलाइज करो, उसके बाद वाले पोर्शन को रेवेन्यू में डाल दो। देन जीएसटी का बताया, देन सब्सिडी का बताया, उसको एक्सक्लूड करते हैं। देन उसके और भी कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, जहाँ पर प्रीवियस ओनर से न्यू ओनर को मिला, तो ये केसेस में क्या होता है, प्रीवियस ओनर का जो WTV है वो न्यू ओनर के लिए एक्चुअल कॉस्ट मानते हैं, नॉर्मली वो कॉन्सेप्ट है इसमें, अमलगमेटिंग टू अमलगमेटेड, गिफ्ट या इनहेरिटेंस वाला केस एंड सो ऑन। या असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि उन्होंने टैक्स अवॉइड करने के लिए कॉस्ट को इन्फ्लेट किया है, तो वो चाहे तो एक्चुअल कॉस्ट को कम कर सकता है। ये सब सिनेरियोस वहाँ पर 15-16 एक्सप्लेनेशंस में लिखे हैं, कितना डिटेल में घुसना है वो आपके ऊपर है वहाँ पर। दिस इज ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन, अपने आप में एक चैप्टर विद इन अ चैप्टर है डेप्रिसिएशन, है ना, बहुत बड़ा, इस पर स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछते हैं। देन अदर डिडक्शंस आर अवेलेबल, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस, तो ये बहुत ईजी हो चुका है क्योंकि अब इसमें हर टाइप के एक्सपेंस पे 100% डिडक्शन मिलता है,
पहले तो अलग अलग ये परसेंटेजेस थे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी मिलता है, जिसमें आपने पिछले 3 साल में भी कुछ किया था तो फर्स्ट ईयर में मिल जाता है, सैलरी या रॉ मटेरियल वाला। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया, लैंड को छोड़ के, बिल्डिंग का मिलता है, लैंड का नहीं मिलता है, तो 100% मिल जाता है। पिछले 3 साल का भी कुछ कैपिटलाइज किया तो वो भी फर्स्ट ईयर में मिल जाता है। देन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च फैसिलिटी बनाया आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो वो भी मिल जाता है। अब वो इसका अलग से कुछ बेनिफिट नहीं रहा, क्योंकि वो तो अब इसमें कवर्ड हो चुका है। पहले इसमें 150% मिलता था, उसके भी पहले 200% मिलता था वेटेड डिडक्शन, अब वो है नहीं, तो अब उसका टेंशन नहीं लेना। डिडक्शन तो वैसे मिल रहा है, रेवेन्यू का भी और कैपिटल का भी। बिल्डिंग का यहाँ नहीं मिल रहा है लेकिन यहाँ मिल रहा है, तो टेंशन नहीं, लैंड का नहीं मिलता है। और अगर अपन डोनेशन करते इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च या अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन या सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल साइंस रिसर्च एसोसिएशन या तो फिर IIT नेशनल लेबोरेटरी या यूनिवर्सिटी को डोनेशन करते, तो उस केस में भी हमको डिडक्शन 100% मिल जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो कोई टेंशन, इवन इफ इट मे नॉट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, मिल जाता है। इसका अगर अप्रूवल बाद में निकाला गया है, बाद में अप्रूवल अगर इसका छीन लिया गया है, कैंसिल हो गया, तो भी हमको डिडक्शन मिल जाता है, क्योंकि जब हमने डोनेशन दिया था तब तो उसका अप्रूवल था उस बेसिस। एसेट जिस पे आपने डिडक्शन लेके रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, बाद में अगर आप उस एसेट को बेच देते हो, तो से आप उसको कॉस्ट से कम में बेचते हो तो बिजनेस इनकम मानते हैं, और कॉस्ट से भी ज्यादा में बेचते हो, 100 का एसेट था 120 में बेचा बाद में, तो 100 रुपए बिजनेस इनकम, ऊपर का 20 रुपए कैपिटल गेन। समझ रहे क्या? और उसको अगर आप नॉर्मल बिजनेस में ला लेते हो तो वो ब्लॉक में इंक्लूड हो जाता है निल वैल्यू के साथ में, उसके एक्चुअल कॉस्ट निल ले लेते हैं, और उस पे बाद में डिप्रिसिएशन तो नहीं लगेगा क्योंकि निल है, बस सेल किया तो ब्लॉक में बाद में सेल वैल्यू को हम लोग माइनस कर लेते हैं। दैट वाज सेक्शन 35। देन ऐसा एक स्पेशल सेक्शन है 35 AD इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। 4-5 नाम बताओ 35 AD के, 4-5 नाम बताओ। हॉस्पिटल, होटल, हाउसिंग प्रोजेक्ट, वेयर हाउसिंग, पाइपलाइन, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, हाँ ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसका जो सेमीकंडक्टर फाइबर मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटी रहता है, और बी कीपिंग और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, तो इतने 7-8 फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन। तो ये जो बिजनेस है इट रिक्वायर्स हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें बोला गया है कि अगर आप न्यू बिजनेस सेटअप कर रहे हो एक सर्टेन डेट के बाद, और अगर आप उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो अदर देन लैंड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और गुडविल, उसका नहीं मिलेगा, बिल्डिंग का मिलेगा, बाकी सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मिलेगा, प्लांट मशीनरी का मिलेगा, तो आपके हाथ में क्या हो जाता है, वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। कितना? आप देखो क्या बोल रहा हूं मैं, आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है किस चीज का? फुल कैपिटल एक्सपेंडिचर का। और इवन आपने प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर किया होगा तो वो भी फर्स्ट ईयर में मिल जाता है 100% डिडक्शन। अब इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिला तो लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा, तो वो लॉस को सिर्फ आप स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। ये एक इसमें बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, एंड इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इनफाइनाइटली, वो टेंशन नहीं है। लॉसेज ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम्स ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। बट सेक्शन 35 AD में आना कि नहीं आना ये एक ऑप्शनल है, ऑप्शन है। इफ यू चूज यू कैन कम हियर, अदरवाइज आप इसको नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट कर सकते हो। इसमें बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आपने पेमेंट एसेट के रिस्पेक्ट में वही 10,000 के ऊपर सिंगल डे में अदर देन अप्रूव मोड में करके रखा है तो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो या तो फिर लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला एसेट है। तो इसमें बाकी भी फिर कंडीशंस हैं कि वही चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगेगा, देन न्यू बिजनेस होना चाहिए, पुराने बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, देन नॉर्मल बिजनेस और ये बिजनेस के बीच की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो मैन्युपुलेटेड प्राइस पे नहीं चलती है, मार्केट प्राइस पे होना चाहिए, है ना, एंड सो ऑन। देन अगर ये 35 वाले बिजनेस, 35 AD वाले बिजनेस के एसेट को अगर अपन ने ट्रांसफर कर दिया कभी भी, तो जितना भी पैसा मिला वो बिजनेस इनकम हो जाता है, सेल कर दिया तो। लेकिन अगर नॉर्मल बिजनेस में ला लिया तो क्या होता है, देखिए उसका जो हमको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, अभी तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है उस पर क्योंकि वो स्पेसिफाइड में था, उस पर 100% डिडक्शन मिल गया। बट आगे क्या होगा, अगर आप उसको से 2 साल के बाद नॉर्मल बिजनेस में लाते हो तो जितना डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए था
उतना अमाउंट छोड़ के बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा और बाकी अमाउंट पे बाद में आपको डिप्रिसिएशन मिलना भी शुरू हो जाएगा। इसको बाद में फ्यूचर के लिए क्या मान लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट। 8 साल के अंदर क्या तो 8 साल के बाद क्या तो कोई टेंशन नहीं है, उसको हम लोग उसका ब्लॉक का वैल्यू क्या ले लेंगे, नील ले लेंगे, ब्लॉक में उसका वैल्यू ऐसा दिया है आपको। देन सेक्शन 35D में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मिलता है बिजनेस एक्सपांड करने पर मैक्सिमम 5%, 1/5 का मिलता है 5 साल तक के, है ना, इसका नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता है। 35DDA वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, क्योंकि बड़ा अमाउंट रहता है तो 1/5 5 साल तक के डिफर्ड एक्सपेंडिचर की तरह मिलता है। फिर सेक्शन 36 में बहुत सारे डिडक्शंस हैं, इंश्योरेंस, स्टॉक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय। 43B लगता है, मतलब इट शुड बी पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ ROI। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये मिलता है हमको जब तक के एसेट को पुट टू यूज किया तब तक के कैपिटलाइज, उसके बाद का रेवेन्यू। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, कंपनी असेसीज को ही मिलता है, ध्यान रखना है। देन STT CTT, अगर आपका बिजनेस ऑफ डीलिंग इन शेयर्स है तो मिलता है, अदरवाइज कैपिटल गेन हेड में STT CTT का डिडक्शन नहीं मिलता है। बैड डेट्स का डिडक्शन मिलता है प्रोवाइडेड ये जो डेट है ये एक्चुअली क्रिएट हुआ होगा, ओके, अगेन मतलब बदले में उसका इनकम रिकॉर्ड हुआ था इन द फर्स्ट प्लेस, बाद में आप राइट ऑफ कर रहे हो, एक्चुअल राइट ऑफ कर रहे हो तो उसका डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन प्रोविजन बनाने का डिडक्शन नहीं मिलता है। और अगर बैड डेट जो राइट ऑफ कर दिया बाद में रिकवर हो गया तो क्या होता है, इट इज डीम टू बी इनकम अंडर सेक्शन 41(4), बैड डेट्स रिकवर्ड। समझ आ रहा है क्या, ये सब पढ़ा है अपन ने। देन ये इनकम टैक्स में अगर आपने कंसिडर किया है इनकम, भले अकाउंट्स में नहीं किया, तो इनकम टैक्स में बैड डेट्स का डिडक्शन बाद में मिल जाएगा डीम टू बी रिटन ऑफ के हिसाब से। देन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS कितने हद तक मिलता है, 10% ऑफ सैलरी तक के मिलता है, उससे ज्यादा दिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में डाला तो भी मिलेगा। RPF में क्या होता है, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया उसका सब्जेक्ट टू 43B मिलता है, मतलब अप टू द ड्यू डेट ऑफ ROI अगर पे किया तो डिडक्शन मिलता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो उसमें तो बहुत स्ट्रिक्ट है, पहली बात तो उसको इनकम मान लेते हैं, है ना, एम्प्लॉय से जो रिकवर किया, और बाद में अगर ड्यू डेट तक के, ड्यू डेट ऑफ फंड के तक के पे किया तो ही उसका डिडक्शन मिलता है, फ्यूचर में नहीं मिलता है। ये वाला ध्यान है क्या आपको, सेक्शन 36(1)(5)(a) के हिसाब से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू RPF या अदर वेलफेयर फंड्स, इसका डिडक्शन सिर्फ ड्यू डेट ऑफ फंड तक पे किया तो ही मिलता है, नो डिडक्शन इफ डिपॉजिटेड लेट। यहाँ पर डिडक्शन मिल जाता है इवन इन नेक्स्ट ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर में डिपॉजिट किया तो। 43B बोले तो क्या होता है, ड्यू डेट ऑफ ROI तक हमें जमा करना चाहिए, ऐसा। 43B वही है, देखो इस साल खर्चा हुआ और आपने पेमेंट अगर ड्यू डेट ऑफ ROI तक कर दिया तो डिडक्शन मिल जाएगा, इसके बाद किया तो जब किया तब मिलेगा, समझे क्या, बहुत चीजें हैं। 43B इज वन ऑफ द डिसअलाउंसेस। उसके अलावा और क्या क्या डिसअलाउंसेस वाले सेक्शन है, सेक्शन 40 और सेक्शन 40A। 40A में क्या होता है देखिए, अच्छा 43B में पहले ये खर्चे हैं जो हम लोग ने डिस्कस किया था, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू अदर लोन और डिबेंचर्स इज डज नॉट अमाउंट टू पेमेंट, है ना, एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए। देन सेक्शन 40A में ये वाला अपन ने डिस्कस कर लिया है, इसमें नॉर्मली 10,000 ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर का पेमेंट 35,000 तक कैश में चलता है। 40A(2) अगर अनरीजनेबल या एक्सेसिव पेमेंट रिलेटिव या स्पेसिफाइड पर्सन को किया, AO को लगता है कि अनरीजनेबल है एज पर द फेयर मार्केट वैल्यू, नीड्स ऑफ द बिजनेस या बेनिफिट्स, तो एक्सेसिव पोर्शन क्या हो जाता है, डिसअलाउ। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, अनअप्रूव फंड्स वगैरह में पैसा डाला डिडक्शन नहीं मिलेगा, बराबर। सेक्शन 40A। देन सेक्शन 40 TDS डिफॉल्ट, दो टाइप के डिफॉल्ट होते हैं, TDS डिडक्ट ही नहीं किया, डिडक्ट करके ड्यू डेट तक पे नहीं किया, 40A(1)(a) अपन ने मेन डिस्कस किया। और नॉन रेजिडेंट के केस में TDS डिफॉल्ट किया तो क्या होता है, 100% डिसअलाउंस हो जाता है। TDS के केस में डीम्ड कंप्लायंस भी होता है, अदर देन नॉन रेजिडेंट सैलरी वाला केस, जब हमने टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया लेकिन हमारे जो डिडक्टी है या पे है उसने क्या किया, इनकम को इंक्लूड करके अगले साल उस पर टैक्स भर दिया, रिटर्न भी फाइल कर दिया, तो हमारा कंप्लायंस हो जाता है। हमको जो डिसअलाउ हुआ था
30% या 100% उतना हमको अलाउ हो जाता है अगले साल। इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है, इस साल अमेंडमेंट में लिखा है कि सरचार्ज एंड सेस का भी, ठीक है। देन स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, अगर स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी देती है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। एओपी या बीओआई अपने मेंबर्स को सैलरी, इंटरेस्ट या प्रॉफिट शेयर देता है, तो इस चीज का उनको डिडक्शन नहीं मिलता है। फर्म अगर अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट या सैलरी देता है तो एक लिमिट तक के डिडक्शन मिलता है। कितना मिलता है ये हम लोग ने एक अलग चैप्टर में भी डिस्कस करके रखा है। कितना मिलता है बेटा, ये देखिए, इंटरेस्ट में 12% पर एनम तक के, और सैलरी के केस में बुक प्रॉफिट के हिसाब से। याद है क्या कुछ? अगर बुक प्रॉफिट नेगेटिव है तो 1,50,000, पॉजिटिव है तो 150 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। 3 लाख तक है तो 3 लाख के ऊपर है तो 270, 3 लाख का 90% और प्लस 60% ऑफ एक्सेस। बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो आपका बुक्स के हिसाब से इनकम है उसमें प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स एज पर टैक्स। उसमें अगर आपने सैलरी और इंटरेस्ट टू पार्टनर अगर ऑलरेडी डेबिट किया है तो ऐड बैक कर दो, फिर इंटरेस्ट जितना अलाउड है 12% के हिसाब से उतना माइनस करो, तो मिलता है बुक प्रॉफिट। उसमें से अलाउेबल सैलरी मिलती है वो लिमिट्स के हिसाब से। देन टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट ऑफ एम्प्लॉय, इसका भी डिडक्शन नहीं मिलता है क्योंकि ये एम्प्लॉइज के हाथ में क्या होता है, ये आइटम एग्जेम्प्ट होता है। एम्प्लॉय के परक्विजिट पे जो टैक्स आ रहा है, ठीक है। अगर आप बिना पढ़े बैठे हो तो आपको तो बहुत भारी लग रहा होगा, पढ़ के बैठे हो जैसे ये फटाफट हर चीज का आंसर दे रही है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आपने एमसीक्यूज के भी डाउट्स पूछा था, मतलब मेहनत अच्छी कर रहे हो। तो ये जो दो है ये डिफॉल्ट्स होते हैं टीडीएस के। फिर टीडीएस का ये 30% इन द केस ऑफ पी इज अ रेसिडेंट, ये। देन डिसअलाउंसेस ये हो गए। देन डीम्ड प्रॉफिट्स, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, रिफंड ऑफ एक्सपेंडिचर, रेमिशन ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पे नहीं करना है तो, बैलेंसिंग चार्ज, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। रिकवरी ऑफ अरियर्स, अभी बिजनेस नहीं चल रहा है तो भी इनकम विल बी टैक्सेबल। देन एक 43 CA अपन ने पढ़ा था, ये कौन सा था? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला। अगर स्टॉक इन ट्रेड के रूप में आपके पास में कोई लैंड या बिल्डिंग है, उसको सेल किया, बिजनेस इनकम होती है। लेकिन अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडरेशन मान लेते हैं। याद है क्या ऐसा कुछ? और 110% के अंदर है तो एक्चुअल कंसिडरेशन। बट अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को वैल्यूएशन ऑफिसर कम कर देता है तो उस वैल्यू को कंपेयर करते हैं, बराबर। और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अग्रीमेंट की डेट के दिन कम थी, अग्रीमेंट टू सेल के दिन, तो उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, बराबर। प्रोवाइडेड दैट उस दिन या उसके पहले सम पोर्शन ऑफ कंसिडरेशन हैज बीन पेड बाय अदर देन कैश या बाय अप्रूव मोड, ऐसा बोल सकते हैं। कैश, बेरर चेक, क्रॉस चेक ये नहीं चलता है, अप्रूव मोड बाकी के चलते हैं। सम पोर्शन आपको पे करना है। देन आपके डीम्ड इनकम्स में सेक्शन 68 से 69 वाले भी कुछ इनकम्स थी, 69D तक के, है ना। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में था कि आपके बुक्स में पैसा पाया गया तो आपको उसका नेचर एंड सोर्स एक्सप्लेन करना है। आपने बोला कि आपके फ्रेंड से मिला तो उसको भी एक्सप्लेन करना है ना। जब तक कि वो एक्सप्लेन नहीं करेगा नेचर एंड सोर्स, तब तक आपके बुक्स में वो एक्सप्लेन्ड नहीं माना जाएगा। और अगर उस पर टैक्स लगा अनएक्सप्लेन्ड वाले पे तो कितना परसेंटेज पे लगेगा? 78% पे। वेरी गुड। देन एक लास्ट पार्ट क्या था? स्पेशल प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, सेक्शन 44AD, जो कि सभी बिजनेसेस पे एप्लीकेबल होता है अदर देन 44AE बिजनेस एंड एजेंसी बिजनेस। इसमें किस किस को एप्लीकेबल नहीं रहता है? ये LLP को नहीं है एंड कंपनीज को नहीं, इंडिविजुअल HUF फर्म जो कि रेसिडेंट है, प्रोवाइडेड उनका टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर है। इंस्टेड ऑफ गोइंग एज पर रेगुलर स्कीम, व्हाट दे कैन शो without maintaining books and getting them audited, they can show minimum profit of 8% of turnover, and in case of receipts through banking channel जो approved modes है, कितना? only 6%। बट ये पैसा कब तक मिल जाना चाहिए? up to the due date of ROI, तभी उसका 6% लेंगे। पैसा मिला ही नहीं ड्यू डेट ऑफ ROI तक, अगले साल मिलने वाला है तो उसका 6% नहीं लेंगे, बराबर है कि नहीं। फिर आपको फिर अदर डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, है ना। डेप्रिसिएशन में भी डीम टू हैव बीन अलाउड, आपके WDV एसेट्स की कम हो जाएगी डेप्रिसिएशन से,
हाँ, लेकिन इस इनकम में से बाकी के लॉसेस जरूर सेट ऑफ हो सकते हैं, है ना, बाकी के लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं, अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं होगा। चैप्टर 6A के डिडक्शन मिल सकते हैं, कौन से वाले, 80C, बाकी 80D, वो सब मिल सकते हैं बाद में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देन 44AD के बाद 44ADA था, इसमें क्या था, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, 11 प्रोफेशंस नोटिफाइड है, इंडिविजुअल या फर्म को अवेलेबल है, टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 50 lakhs, ऑप्शन कि बुक्स मेंटेन मत करो, ऑडिट मत कराओ, मिनिमम कितनी इनकम ऑफर कर दो, 50% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स, है ना, नो डिडक्शन अंडर 30 to 38। तो सेक्शन 40B का भी इनको डिडक्शन नहीं मिलता है, वो जो पार्टनर्स को दिया। 44AE में क्या होता है, ट्रांसपोर्टर का बिजनेस है, हु इज नॉट ओनिंग मोर देन 10 गुड्स कैरेजेस, अगर गुड्स कैरेजेस की कैपेसिटी 12,000 kg या उससे ज़्यादा है, या ज़्यादा ही है, इक्वल है, तो फिर उसको स्मॉल मानेंगे, ज़्यादा है तो हैवी गुड्स व्हीकल मानेंगे, और 1,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर टन उसकी इनकम हो जाती है फॉर द पीरियड ऑफ ओनरशिप। और अगर स्मॉलर व्हीकल है तो पर व्हीकल इनकम कितनी होती है, 7,500 रुपये पर मंथ। एकदम डायरेक्ट मार्क्स देके जाएगा ये एरिया, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट सैलरी का लिमिट तक की डिडक्शन मिल जाता है, फर्म है तो इतना है। देन वी हैव स्टडीड सेक्शन 44AA एंड 44AB। 44AA वाज अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट किसको मेंटेन करना है ना, प्रोफेशनल को हमेशा करना है। अगर उसका इनकम, उसका टर्नओवर अगर एक लिमिट से ज़्यादा जाता है, 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा जाता है 3 साल में, तो फिर उसको रूल 6F फॉलो करना है ना, लेकिन अदरवाइज बुक्स तो मेंटेन करना ही है। और अदरवाइज नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल या बिजनेसमैन के लिए क्या था बेटा वहाँ पर, बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में, उसको कब मेंटेन करना है, वही ये देख लीजिए लिमिट्स हैं, इसको एक्सीड करता है तो बुक्स मेंटेन करना है, अदरवाइज नहीं किए तो चलता है। ब्रॉडली 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज लेटर, तब तक के बुक्स मेंटेन रखना है। एंड 44AB नाम का एक सेक्शन पढ़े थे रिगार्डिंग टैक्स ऑडिट अपना वाला, तो उसमें क्या था, 1 crore के ऊपर बिजनेस का टर्नओवर है या 50 lakhs के ऊपर प्रोफेशन का टर्नओवर है, या अगर आप इनकम कम दिखाना चाहते हो प्रिजम्पटिव वाले सेक्शंस में, वाले केस में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 44AB के हिसाब से ऑडिट करवाना पड़ेगा बुक्स का। एंड 1 crore की जगह 10 crore का लिमिट किसके लिए होता है, जिसका एटलीस्ट 95% टर्नओवर, रिसीट्स एंड पेमेंट्स दोनों कैश मोड के अलावा हो रहा है, मतलब कि बैंकिंग चैनल अप्रूव मोड से हो रहा है। ओके ऐसा। सो दैट्स इट। कंपोजिट इनकम के बारे में एग्रीकल्चर के टाइम पे बात कर लिया है, और बाकी तो फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं चैप्टर के अंदर में जो अपने को देखना है, बट बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको फटाफट ओवरव्यू करवाया है। अब इसमें से कुछ चीज़ें देखी सी लग रही होगी, कुछ चीज़ें तो एकदम नई सी लग रही होंगी, अरे ये कहाँ से आ गया, और कुछ चीज़ें एकदम श्योर होगी कि हाँ ये तो समझता है। तो बस अपने स्ट्रेंथ्स पे वर्क करो एंड डोंट लेट व्हाट यू कैनॉट डू इंटरफियर विथ व्हाट यू कैन डू, ये फॉर्मूले से आगे बढ़ते जाओ। सो सी यू टुमारो अगेन फॉर द फर्दर चैप्टर्स। थैंक यू।